हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ जीके जीएस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आज की आपकी होने वाली है। तो फ्रेंड्स सभी को आज के लिए गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आई होप। और फ्रेंड्स जो है आज की आपकी क्लास जो है इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जितने क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके बता दिया करिए। जिसको क्वेश्चन के आंसर जो नहीं आते हैं उसका मैं आंसर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो है एक मोटिवेशन थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वो मोटिवेशन थॉट क्या है? जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी संभव है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी घबराओ नहीं। जब तक कि आपकी सांसें चल रही तब तक कि क्या है, हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अपने जीवन में सीखना है और कुछ ना कुछ ही हमको क्या है करना है। तो इसीलिए हमें क्या है घबराना नहीं है और जो भी काम है वो हमें एकदम हौसला से करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको जितनी भी क्लासेस मिलती है वो सभी आपके एग्जाम में क्या है आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम एक और मोटिवेशन थॉट है फ्रेंड्स, सांवली लड़कियां और बेरोजगार लड़के ही जानते हैं कि ये दुनिया कितनी बेरहम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लड़कियां सांवली हैं और जो लड़के बेरोजगार हैं वो जानते हैं कि इस दुनिया में उनका क्या रोल है और किस हिसाब से उनकी जो है एक रेपुटेशन है, ठीक है। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका सामने आ गया। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो सभी लोग फटाफट से अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भट्टी ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है शूद्रक ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कालिदास, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? तो जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेक्ट बताइए। और देखिए किरातार्जुनीयम जो पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है एक प्राचीन जो है संस्कृत ग्रंथ में से एक है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं अगर आप लोगों ने बीए में किया है संस्कृत या फिर इंटर की क्लास में शायद, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटर क्लास में किरातार्जुनीयम नाम की एक बुक चलती है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है यह सर्व प्रसिद्ध पुस्तक है, प्राचीन काफी पुरानी पुस्तक है, ग्रंथ इसको कहा जाएगा, ये संस्कृत की एक ग्रंथ है, ठीक है। इसे जो है एक उत्कृष्ट काव्य रचना माना जाता है और इसके जो रचनाकार हैं ये कौन है फ्रेंड्स? इसके जो रचनाकार है महाकवि भारवी हैं, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे दिया गया है इस पुस्तक को किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को किसने लिखी फ्रेंड्स? महाकवि भारवी जी ने लिखी, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया जो किरातार्जुनीयम जो बुक है ये क्या है, ये बुक जो है काफी प्राचीनतम बुक है, ये क्या है संस्कृत ग्रंथ है। और इसके रचनाकार मैंने किसको बताया? महाकवि भारवी जी हैं। जिनका समय क्या था फ्रेंड्स? इनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। और यह रचना जो है ये किरात रूपधारी शिव एवं पांडु पुत्र अर्जुन के बीच हुए धनुर्युद्ध तथा वार्तालाप पर आधारित है। महाभारत में वर्णित है कि किरात वेशी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा को आधार बना करके कवि ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाज नीति और युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन किया है। यह जो है फ्रेंड्स यह काव्य विभिन्न रसों से ओतप्रोत है, ठीक है। और भारवी जी ने क्या किया है? भारवी की कीर्ति का आधार स्तंभ उनकी एकमात्र रचना जो है वो क्या है? किरातार्जुनीयम, ठीक है फ्रेंड्स, किरात और अर्जुनीयम, ठीक है, महाकाव्य है। जिसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? ये महाभारत से ली गई है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो बुक ली गई है कहाँ से ली गई है, इसकी जो कथा इसमें लिखी गई है वो लिखी गई है महाभारत से लिखी गई है। और इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया इस क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही जो मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विमान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है शिखर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मंडप, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है।
तो देखिए जितना भी क्वेश्चन आंसर यहाँ मैं आपको करा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका बीपीएससी के ही एग्जाम में पूछा जाए। ये जो भी क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, जीके जीएस है, आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आंसर मैं आपके लेती हूँ। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, आप कोई से भी एग्जाम के, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, तो सभी एग्जाम में आपकी ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन में आंसर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, आप में से किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही मंदिर वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व है, फिर पहचान क्या है। तो देखिए जो द्रविड़ शैली है ना, इसकी पहचान क्या होती है, विमान होती है। विमान क्या होता है फ्रेंड्स, गर्भगृह के ऊपर एक मीनार होती है, एक सीढ़ी नुमा पिरामिड की तरह होता है। यह द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला का प्रतीक है। द्रविड़ शैली को वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण जो है तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो द्रविड़ शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे हैं, वो स्थित कहाँ पे है फ्रेंड्स। द्रविड़ शैली के जो मंदिर मैंने आपको बताया ये बृहदेश्वर मंदिर में है, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ओके। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि यह मंदिर कैसी होती है, यह जो है द्रविड़ शैली के मंदिर की वास्तुकला का प्रतीक होता है, ठीक है। और ये पिरामिड के जैसे होता है। पिरामिड आप लोगों ने देखा है ना, साइंस में पढ़ा है ना आप लोगों ने, पेडागोजी साइंस में जो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपने पिरामिड देखा है ना। पिरामिड जो बनता है आपका कंज्यूमर प्रोड्यूसर का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप सभी को जो है 2 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रथ, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रसाद, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मठिका, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए जो महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर है इसका प्रसिद्ध नाम क्या है। तो इसका जो फ्रेंड्स प्रसिद्ध नाम है, महाबलीपुरम स्थित जो एकाश्मीय शैली का जो मंदिर है उस मंदिर का प्रसिद्ध नाम है रथ मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम है, रथ मंदिर, ठीक है। रथ मंदिर आपको जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है कि दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर, ठीक है। दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है राजस्थान में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स जो दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है, ठीक है, राजस्थान के अबू पर्वत पर स्थित है और प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, राजस्थान के अबू पर्वत पर स्थित है, ठीक है। राजस्थान जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के अबू पर्वत पर स्थित है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई डाउट तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था, कितने लोगों को पता था, अपना अपना नाम भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मगध वंश हैं उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने जो आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, उसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छे से ईजी से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है नंद, सेकेंड कह रहा है आपका शिशुनाग, थर्ड कह रहा है मौर्य, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हर्यक। तो बताइए इनका क्रम किस प्रकार से था, जो मगध के वंश थे उनका क्रम किस प्रकार से था, आप लोग व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पहले हर्यक होगा, फिर शिशुनाग होंगे, फिर मौर्य होंगे, फिर नंद होंगे। बी ऑप्शन में आपका कह रहा है पहले सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर फोर्थ है और फिर थर्ड है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पहले फोर्थ है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर थर्ड है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया है। और डी ई ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपको सभी में सेम देखने को मिलता है कि इन सभी में से उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, 5वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स 5वें क्वेश्चन में आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला आंसर। सी वाला आंसर देखिए फ्रेंड्स क्यों होगा मैं आपको बता दूं, एक बार इसको अच्छे समझा देती हूँ। देखिए पहले आपका होगा हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश जो है फ्रेंड्स ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व प्रथम शासक बिंबिसार था और अंतिम शासक कौन था, नागदशक थे, ठीक है। प्रथम शासक कौन था,
इसमें मैंने आपको बताया बिंबिसार, और अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ओके, इसके बाद देखिए आपका आता है शिशुनाग, सेकंड ऑप्शन आपका, ठीक है। शिशुनाग जो आते हैं फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश जो है वो 412 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व तक रहा इनका शासन, और इसमें जो प्रथम शासक थे वो शिशुनाग थे, और अंतिम शासक कौन थे? महानंदिनिम थे, ठीक है, महानंदिनिम थे। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि नंद। तो नंद वंश जो है फ्रेंड्स ये आपका 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा, और इसमें जो है प्रथम शासक कौन थे? तो महापद्म नंद थे, और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे आपके घनानंद। ओके, इसके बाद आपके आते हैं मौर्य वंश, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपका देखिए मौर्य दिया गया है ना, तो इसके बाद आपके आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है फ्रेंड्स इनका जो रहता है 323 ईसा पूर्व से, प्रथम शासक इसमें थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ थे। कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ गया? आई होप आपको जो है पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, अकबर जो है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? पहला ऑप्शन कह रहा है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आगरा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फतेहपुर सीकरी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? अकबर का जो है दूसरी राजधानी कौन सी थी? किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अकबर हैं, अकबर ने चित्तौड़ी और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी राजधानी जो है वो फतेहपुर सीकरी जो है स्थानांतरित की थी, ठीक है। अकबर ने कहाँ कहाँ पर जो है विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने जो फ्रेंड्स चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया था? अपनी जो दूसरी राजधानी है वो फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित की थी। और फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है, क्या होता है फतेहपुर सीकरी का अर्थ? आप में से किसी को पता है? विजय शहर या जीता हुआ शहर होता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का मतलब क्या होता है? जीता हुआ शहर या फिर विजय शहर। 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण वह क्या हुआ? पुनः अपनी राजधानी आगरा ले गया था, ठीक है। किस कारण? पानी की कमी होने के कारण यह जो है अपनी राजधानी, पहले उसकी आगरा थी, उसके बाद फतेहपुर जब दोबारा बनाया गया उसके बाद फिर उसने क्या किया? आगरा स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फतेहपुर सीकरी फ्रेंड्स जीता हुआ शहर या फिर विजय शहर। ओके, कंफर्म हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है संटिएगो क्लार्तवा राव के द्वारा, थर्ड कह रहा है फजलुरू रहमान खान के द्वारा, एंड डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा क्या है, इनके नाम भी अटपटे से होते हैं तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा? क्या आप में से किसी को भी इसका आंसर पहले से पता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो डिजाइन किया गया था ये फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल डिजाइन किया गया था। ये जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पूर्व में विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? पहले इसको विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, और इसका डिजाइन जो है वो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस व एक्सेल हैग ने तैयार किया था, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आई होप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का भंडार किस जिले में फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रोहतास में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पटना में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गया में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो किस जिले में फ्रेंड्स जो है अभ्रक का भंडार है? फर्स्ट ऑप्शन आपका रोहतास कह रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो अभ्रक का भंडार है बिहार के किस जिले में,
तो वो है फ्रेंड्स गया जिले में। ठीक है, गया जो है आपका थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, गया जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अब्रक होता है फ्रेंड्स, अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है। ठीक है, अब्रक क्या है? एक खनिज पदार्थ है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के उत्पादक में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, अभ्रक के उत्पादन में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में भारत का जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। और यहाँ पर विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म के अभ्रक का 60% से भी अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और भारत के उत्पादन का अधिकांश भाग जो है वो विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो 60% है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो भारत से प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो अभ्रक प्राप्त होता है वो अधिक उत्पादन किया जाता है, सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है? अधिकांश भाग जो होता है उसको विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। अब जो अभ्रक होता है फ्रेंड्स, अभ्रक का प्रमुख अयस्क क्या होता है? फीमाटाइट। और आंध्र प्रदेश और झारखंड, बिहार और अभ्रक का उत्पादन राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ अभ्रक पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। देश के लगभग 22% अभ्रक का उत्पादक जो है वो बिहार में किया जाता है। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व बिहार में गया, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मुंगेर, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर जिले में पाया जाता है। और अभ्रक जो है, अभ्रक सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसकी विशेषता यह है कि अभ्रक क्रिस्टल को आसानी से अत्यंत पतली लोचदार प्लेट में विभाजित करता है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभ्रक का जो है यूज कहाँ पे किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार के गया जिला में पाया जाता है अभ्रक। ओके, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप सभी के सामने आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड्स कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सोन नदी है और गंगा नदी का जो संगम है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बक्सर जिले में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पटना जिले में स्थित है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भोजपुर जिले में स्थित है, और डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, सोन और जो गंगा नदी का संगम है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप में से किसी को क्या पता है पहले से? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो बिहार है, बिहार राज्य की राजधानी पटना सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है और इसे सोनभद्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट बी वाला आंसर, पटना। ठीक है फ्रेंड्स, जो पटना है आपका, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पटना है ना, बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? पटना है। पटना क्या है? सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, पटना कहाँ पर स्थित है? तो सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। सोन नदी जो है वो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है और इसे सोनभद्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सोनभद्र जिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है सोन नदी को सोनभद्र जिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उप नदियों में से एक सबसे बड़ी नदी है। और यह नदी जो है फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल के पूर्व में स्थित है। यह जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से निकलती है? तो जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी से निकलती है। ठीक है, निकलने के पूर्व में स्थित है और यह क्या करती है? यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपको सभी समझ में आया। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस नदी का जो स्रोत होता है वो भारतीय हिस्से के तिब्बती सीमा में दक्षिणी हिमालय के हिमनद में क्या होता है? हिमनद में गोमुख में है। ठीक है, और यह गंगोत्री जो है हरिद्वार,
गंगोत्री, यह गंगोत्री हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर शहर को पार करती है। और देखिए जो कर्मनाशा है, कर्मनाशा के संगम के बाद यह बक्सर के पास एक गांव चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। और यह तीन महान बहिस्राव घाघरा, गंडक और सोन उसकी सहायक नदियों से पटना जिले में जुड़ती है। ठीक है, पटना जिले में जो है कौन कौन नदियां जुड़ती हैं फ्रेंड्स? बहिस्राव जो है, घाघरा नदी, गंडक और सोन उसकी जो है सहायक नदियों में से पटना जिले में जुड़ती हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा और कला का महान केंद्र था? ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन है जो बौद्ध शिक्षा और कला का महान केंद्र था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओदंतपुरी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विक्रमशिला, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सोमपुरी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पाल काल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, जो पाल काल होता है ये 750 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध कला का अंतिम महान चरण देखा गया है। कब फ्रेंड्स देखा गया है? तो पाल काल में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमरूप के बौद्ध मठ महाविहार बौद्ध शिक्षा और कला के महान केंद्र हैं। कौन कौन से फ्रेंड मैंने आपको बताया? नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमरूप। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये आपके बौद्ध मठ महाविहार बौद्ध शिक्षा और कला के महान केंद्र हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसके पहले पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्म योनि हिल है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गया में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है रोहतास में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नालंदा में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार का जो गया शहर है ये चारों ओर से छोटी बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, बिहार में जो गया जिला है, गया शहर है, ये चारों तरफ से किस प्रकार से है? तो चारों तरफ से छोटी बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इनमें जो हर पहाड़ी होती है, ये हर पहाड़ी का अपना समृद्ध पौराणिक इतिहास रहा है। गया की मुख्य पहाड़ियों में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्म योनि ज्यादा महत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी मैंने आपको बताया गया में जो मुख्य पहाड़ियां हैं कौन कौन सी? रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्म योनि और मैत्रेयानी। ठीक है, मैत्रेयानी नाम की 2 अति प्राचीन गुफाएं भी हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या काफी ज्यादा महत्व है। और पहाड़ी की चोटी पर ब्रह्म योनि और मैत्रेयानी नाम की 2 अति प्राचीन गुफाएं स्थित है। और इन गुफाओं के साथ ही पहाड़ी पर अष्टभुजा देवी का एक मंदिर भी स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही किसकी? ब्रह्म योनि की। तो ब्रह्म योनि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। माना जाता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी पहले ब्रह्म योनि जो है वो पहाड़ी के ऊपर से प्रभावित होती थी। ठीक है, क्या होती थी? प्रवाहित होती थी। और परंतु सीता माता के श्राप के बाद क्या हुआ? उनके श्राप के प्रभाव से फाल्गुन विलुप्त हो गई और आज भी फाल्गु में 2 हाथ की खुदाई करने के बाद ही पानी मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका इसमें आंसर करेक्ट होगा वो होगा क्या? बिहार के गया जिले में जो है ब्रह्म योनि नामक जो है वहाँ पे क्या देखा गया है? वो गुफाएं हैं, पहाड़े हैं। ठीक है, तो ब्रह्म योनि पहाड़ी की चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला आंसर करेक्ट। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे आ गए हैं? 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को
किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? तो बताइए फ्रेंड्स, किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? ऐसी कौन सी खेती थी जिसके लिए उनको मजबूर किया जाता? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जूट की खेती के लिए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है चाय की खेती के लिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है गन्ना की खेती के लिए, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के दौरान पर बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना 1885 से 1905 ईस्वी तक, ठीक है, वो फ्रेंड्स मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट की, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, वो भी आपको जो है चैनल पे प्रोवाइड मैं कर दूंगी, जल्द ही उसकी वीडियो मैं आपको डालने जा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, जो ब्रिटिश सरकार के ब्रिटेन के कारखानों में कच्चे माल की उपलब्धता के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश किया जाता था। ठीक है, और इसके लिए क्या करते थे, बंगाल के किसानों को जूट की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें आपको जूट कहाँ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जूट, आपका जो है ए ऑप्शन आपका है करेक्ट हो जाएगा। ओके, जूट को किस नाम से जाना जाता था? गोल्डन फाइबर के नाम से। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गोल्डन फाइबर के नाम से किस खेती को जानी जाती थी, तो वो आपका क्या है? जूट हो जाएगा। कंफर्म में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बाडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गठबंधन आंदोलन के दौरान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है इंडोनेशिया चीन संबंध के दौरान, थर्ड ऑप्शन कह रहा है यूएस वियतनामा युद्ध, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, बी आंसर जो इसमें आपका करेक्ट होगा, बी में आपका दिया गया है इंडोनेशिया चीन संबंध। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका बी आंसर जो है इंडोनेशिया चीन संबंध आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए बारडुंग सम्मेलन जो है ये आपका 18 से 24 अप्रैल 1955 में हुआ था। ठीक है, और बारडुंग जो है ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, बारडुंग कहाँ पे आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो 18 से 24 अप्रैल 1955 में आयोजित हुआ था। ठीक है, जो कि बारडुंग सम्मेलन जो है इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है म्यांमार वर्मा सिलोन जो है, आई मीन सिलोन जो श्रीलंका है उसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया था और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी शक्तियों द्वारा एशिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर प्रायोजक देश द्वारा उनकी राय लेना था। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला इंडोनेशिया चीन संबंध। कंफर्म हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बारडुंग सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका जो बारडुंग सम्मेलन है ये आपका 18 से 24 अप्रैल 1955 में हुआ था। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो बारडुंग जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें किसने किसने भाग लिया था? तो इसमें भाग लेने वाले जो देश का नाम था इंडोनेशिया, सिलोन यानी कि श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 की देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है त्यागराज, सेकंड ऑप्शन कह रहा है श्याम शास्त्री, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका मुथु स्वामी दीक्षिता, थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? इन सभी में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? कौन है फ्रेंड्स जो महान संगीतकार शासक का था? तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर का जो महाराजा स्वास्ति त्रिनल राणा वर्मा था। ठीक है, कौन था फ्रेंड्स? स्वास्ति त्रिनल राणा वर्मा था। ठीक है, जो कि कौन था? ये जो है ये महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन जो है कोई भी करेक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 के देखिए फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पेशवाओं के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रघुनाथ राव ने, एक सेकंड फ्रेंड्स देखिए, रघुनाथ राव फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नारायण राव, थर्ड ऑप्शन कह रहा है माधव राव द्वितीय, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवाओं के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो पेशवा था वो अष्टप्रधान यानी कि मराठा प्रशासन में 8 मंत्रियों का समूह का जो प्रमुख होता था, उसको पेशवा पद को ब्रिटिश द्वारा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया था। ठीक है, किसने समाप्त किया था, तो ये बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की क्लास में हम केवल 15 क्वेश्चन करते हैं और कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता था कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जो है लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल करके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपको उस क्वेश्चन का जो है आंसर अच्छे से कंफर्म करके समझा दूंगी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है इसके बारे में मैंने आपको एक क्लास दी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो है फ्रेंड्स मैं पार्ट वाइज कराऊंगी। एक दिन बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है आपका चोरी चोरा कांड, ये सभी जो है एक एक क्लास में आपको कराती जाऊंगी। ठीक है, वो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं रही है, 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट का इस प्रकार से वीडियो रहेगा। तो शॉर्ट्स वीडियो रहेगा, आप लोग अच्छे से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख करके आप लोग यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।